हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग यूपी यूएमएस सैफई इटावा में जो है केजीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में जो होने वाला है, सीएसजेएमयू कानपुर, जो सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी है कानपुर की, अगर कोई भी स्टूडेंट बीएमएलटी और बीपीटी वहाँ से करना चाहता है तो सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी एक फॉर्म निकालती है। उसमें आप बीपीटी, बीएमएलटी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कानपुर से जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज से आपको कानपुर से अगर बीएससी नर्सिंग करना रहता है तो वहाँ का भी फॉर्म निकलता है, आप लोग वहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी से बीएमएलटी, बीपीटी कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई भी क्यूरी पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसके थ्रू आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस सीटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम के पहले, ये नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के पहले मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब करना है आप लोग को। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम के थ्रू कोर्स करना चाहते हैं उनको बताओ, सब्सक्राइब करने को बोलो, और अपने रिलेशन एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो आप लोग क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और हिंदी की सीरीज चल रही, इंग्लिश में भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, और हिंदी की एक अलग सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब पिछले ईयर में, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में जैसे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो उसके एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिए या बार बार वीडियो देखिए। और वीडियो में जाएंगे चैनल पे तो वहाँ पे बहुत अधिक बायोलॉजी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए प्लीज़। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों वेस्टिजियल आर्गन का समूह है। तो वेस्टिजियल आर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल आर्गन का मतलब पहले वो आर्गन थे हम लोगों के पूर्वज में, लेकिन अब वो आर्गन निष्क्रिय हो गए हैं। जैसे देख लीजिए, वेस्टिजियल आर्गन अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग, वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे अंग को वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वेस्टिजियल आर्गन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है क्रीम रूम परिशेषका, अलिक्रेन प्रवर्धन, रोम तथा काकलिया। बी ऑप्शन वृद्धि दंत, स्तन ग्रंथियाँ, पटेला तथा ऑक्सीजन। स्तन ग्रंथियाँ तो अभी भी वर्क करती हैं। निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषका, कर्ण पेशिया, कास्की अस्थि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन मिलता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रीजनरेशन किस में होता है? काकरोच में, बी ऑप्शन खरगोश में, सी ऑप्शन मक्खी में, डी ऑप्शन प्लेनेरिया में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। अगर वो उसे कितना भी आप काट दो, छोटा छोटा कर दो, लेकिन वो रीजनरेट कर लेगी, अपने आप को फिर से बना लेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, समवृत्ति अंग एनालोगस आर्गन। एनालोगस एक होते हैं, एक होमोलोगस आर्गन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या एनालोगस आर्गन से या होमोलोगस आर्गन से। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं ये आप क्लियर कर लीजिए, और एनालोगस और होमोलोगस क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में पहले एनालोगस आर्गन दिया गया है, तो आप लोग पहले एनालोगस आर्गन देख लीजिए। एनालोगस आर्गन जो स्ट्रक्चर है इसका, इसी का एक नाम और है कन्वर्जेंट। तो हम ऐसे याद किए थे, AC एनालोगस कन्वर्जेंट। तो एनालोगस आर्गन क्या होते हैं? इसके एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट इसके याद कर लीजिए फंक्शन जो होते हैं सेम होते हैं। फंक्शन, क्रिया जो होती है फ्यूजन या फ्यूजन CTION, फंक्शन जो होते हैं सेम होते हैं। तो आप लोग फंक्शन सेम होते हैं और इनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए कि एग्जाम्पल क्या होता है सब एनालोगस आर्गन का। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। बी ऑप्शन मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद। सी ऑप्शन तितली के पंख व मच्छर के पंख। डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनालोगस आर्गन चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख होते हैं, क्योंकि इनके फंक्शन जो है सेम होता है। चमगादड़ के पंख, चमगादड़ तो क्या है ये चमगादड़, और क्या तितली तो क्या पक्षी में आ जाएगी, और ये चमगादड़ क्या, चमगादड़ तो आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसके चमगादड़ की जो मैमल्स में आ जाएंगे। तो इसके जो ओरिजिन है वो तो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों उड़ने का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगा देंगे।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख जो एनालोगस आर्गन शो करते हैं। और होमोलोगस वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों का जो होमोलोगस इसका भी एक होमोलोगस आर्गन या क्या, होमोलोगस आर्गन को EHD याद करिए। होमोलोगस आर्गन को डाइवर्जेंट कहते हैं। इसका जो ओरिजिन होती है, क्या ओरिजिन जो होती है वो सेम होती है, बट फंक्शन इसके जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसका भी आप लोग जैसे एग्जांपल याद कर लीजिए, वर्टिब्रेट हार्ट होता है, आर ब्रेन, थॉर्न, टॉन्ड्रिल, बॉगनविलिया, कुकुरबिट्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं, आप देख लीजिए। भ्रूणीय परिवर्धन के समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जांपल सील के फ्लिपर जो होते हैं, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। मतलब इनके क्या फंक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं होमोलोगस आर्गन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये एनालोगस आर्गन के कहीं आप लोग क्या ये सब लिख लीजिए। इसके एग्जांपल एनालोगस के एग्जांपल क्या हैं, एनालोगस आर्गन के फंक्शन जो थे वो सेम थे। तो ये देख लीजिए, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है, लेकिन फंक्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा हार्मोनल बीमारी है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन हार्मोन से, कौन सी बीमारी है जो हार्मोन से होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन जुखाम दे दिया गया, जुखाम तो वायरल डिजीज है। और बी ऑप्शन घेंघा दे दिया गया, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन, एक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये घेंघा रोग होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और डी ऑप्शन लेप्रोसी, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, क्योंकि बी ऑप्शन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा ग्वाइटर रोग होता है। और सर्दी तो वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के थ्रू होती है। और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग कहते हैं हिंदी में। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और टीबी में कौन सी वैक्सीन लगती है? तो BCG, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन नामक टीका लगता है। और लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है दवाओं का। और डार्विनिज्म, हाँ डार्विन जो थे डार्विन, हाँ वो उपाजी लक्षणों की वंशागत, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन। अगर डार्विन का कहीं भी बात आए तो आप नेचुरल सिलेक्शन सोच लीजिए, तो नेचुरल सिलेक्शन सोच लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन की कौन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। उपाजिल लक्षणों की वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क के द्वारा किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले ही साल। उपाजिल लक्षणों के वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क के द्वारा किया गया था। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? तो ह्यूगो ड्यूब्रिज ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है? वह कॉमनसिलिज्म कहलाएगा। एक का लाभ हो, एक का लाभ ना हो, तो वो कॉमनसिलिज्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे का लाभ ना हो तथा हानि भी ना हो, तो वो कॉमनसिलिज्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉमनसिलिज्म। एक क्या होता है कॉमनसिलिज्म में, एक कॉमनसिलिज्म जो है एक का प्लस होता है, एक का प्लस होता है, और एक का क्या होता है, एक का जीरो होता है। तो प्लस वाले का तो लाभ होगा, जीरो वाले का लाभ, ना ही लाभ होगा ना ही हानि। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमि अपरदन मतलब सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है? सॉइल इरोजन जो होता है, मिट्टी कट के बहने लगती है, तो वो सॉइल इरोजन को अगर रोकना है आप लोग को तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, पुनः वन रोपण करना चाहिए, वनों के विनाश करना चाहिए, फसलों का पर्यावरण करना चाहिए, या चारागाह प्रबंध से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब वन लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाओगे तो सॉइल इरोजन
कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन अगर कहीं भी क्वेश्चन डार्विन में दिया गया तो ऑप्शन में नेचुरल सिलेक्शन आप लोग कहीं भी ढूंढिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी ऑप्शन प्राकृतिक चयनवाद, सी ऑप्शन म्यूटेशनवाद और डी ऑप्शन परिवर्तन सहित अवरोहण। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। डार्विन का सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक का चयन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया, और योग्यता की उत्तरजीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक ही सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था। आर्कियोप्टेरिक्स जो था ये क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड के बीच था। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों व स्तनी, बी ऑप्शन पक्षियों व स्तनी, सी ऑप्शन उपचरों व स्तनी और डी ऑप्शन कह रहा है सरीसृपों व पक्षियों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स के बीच कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं उससे ओजोन हम लोग को क्या उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन दिया गया है, ओजोन दिया गया है, और सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन फ्लोराइड्स दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। अगर जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है को इकोलॉजी ही कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इकोसिस्टम, बी ऑप्शन इकोलॉजी, सी ऑप्शन ऑर्टिकोलॉजी या डी ऑप्शन सिनिकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन इकोलॉजी ऑप्शन सही लगाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर एवं अजैविक एबायोटिक फैक्टर के संबंध को इनके तंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर क्या है और एबायोटिक फैक्टर क्या है, इसमें देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है बायोटिक फैक्टर कौन है और एबायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, सजीव जंतु आते हैं, और इसमें क्या आते हैं, इसमें एबायोटिक और निर्जीव वाले आएंगे, जैसे सूर्य हो गया, ताप हो गया, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि। तो ये दोनों लिख लीजिए, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। और आर्टिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, केवल एक ही जात के जीवों को अध्ययन करते हैं। और सिंकोलॉजी में किसी क्षेत्र में विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। तो वो फर्स्ट ऑप्शन मीजोजोइक कह रहा है, और एजोइक कैम्ब्रियन कह रहा है, और क्या पैलियोजोइक कह रहा है। तो वो एजोइक होता है जिसमें कोई भी युग में जीवन नहीं था, वो एजोइक होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया। म्यूटेशन थ्योरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूगो ड्यूबरिज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर जाएंगे। और ये देख लीजिए, ह्यूगो ड्यूबरिज म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन ह्यूगो ड्यूबरिज ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मेंडल लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर अभी नेक्स्ट ईयर में पूछा गया था। इसके नेक्स्ट ईयर में 2018 में पूछा गया था। एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन क्या होता है, एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर कहते हैं क्या। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, म्यूटेशन का कारण है, उत्परिवर्तन का क्या कारण। म्यूटेशन थ्योरी तो ऐसे ह्यूगो ड्यूबरिज ने दिया था, लेकिन इसका कारण क्या है, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन या डीएनए में परिवर्तन। तो इसमें सभी सही हैं, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन इत्यादि के कारण म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, ये सभी जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पैलियोंटोलॉजी
अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत क्या पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में 17 में। तो ये कह रहा था पैलेंटोलॉजी अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी में हम लोग का किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, तो बर्ड, अगर पक्षी का अध्ययन करेंगे तो ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत फॉसिल्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डायनासोर का सुनहरा काल, गोल्डन पीरियड, ये भी क्वेश्चन पूछता है। डायनासोर का गोल्डन पीरियड किस महाकल्प को कहते हैं, तो ये क्या कह रहा है, डायनासोर के सुनहरा काल मीजोजोइक इरा। अगर पीरियड पूछता, यहाँ पे इरा पूछ रहा है, ये भी देख लीजिए, यहाँ इरा पूछ रहा है, तो मीजोजोइक। अगर पीरियड पूछता, PERIOD पीरियड पूछता तो जुरासिक हो जाता, JURASIC जुरासिक पीरियड होता है, जिसको डायनासोर का गोल्डन पीरियड कहते हैं, सुनहरा काल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मीजोजोइक इरा को क्या कहते हैं, डायनासोर का सुनहरा काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो प्रोकैम्बियम माया में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोकैम्बियम ही दिया गया, बी ऑप्शन प्रोटीरोजोइक दिया गया, और सी ऑप्शन मीजोजोइक, डी ऑप्शन सीनोजोइक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, प्रोकैम्बियम जो होता है उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई थी इसी माया में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन नंबर, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। आधुनिक मानव के पूर्वज क्रो-मैग्नान जो मैन थे उन्हीं को कहा जाता है आधुनिक मैन के अभिनव पूर्वज थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जावा मैन दिया गया है, बी ऑप्शन पेकिंग मैन दिया गया, सी ऑप्शन क्रो-मैग्नान मैन, और डी ऑप्शन निएंडरथल मैन। तो आप ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, क्रो-मैग्नान मैन को ही आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ग्रो करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में और रिलेशन में और फ्रेंड्स में। थैंक यू। और आप लोग एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग प्लीज़ चेक करते रहिए, वहाँ लिंक दिया रहता है वीडियो का, आप लोग उस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।